दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान ने इंडिया में 36 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इसमें गौर करने वाली बात तो ये है कि 2 बिलियन डॉलर तो उन्होंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में लगाया है। आंकड़े हमें ये बताते हैं कि वर्ष 2013 के बाद से जापान ने अपने इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा बढ़ाया है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जापान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर हाउस वाला देश है, वो भला जंगलों और पहाड़ों से घिरे नॉर्थ ईस्ट में आखिर क्या चाहता है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग रीति रिवाज और कल्चर को मानने वाले लोग होते हैं। वहां पर जापान ने ऐसा क्या देख लिया कि कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे, तो आइए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास और संस्कृति के नजरिए से। जापान का जो सबसे प्रोमिनेंट रिलीजन है वो है शिंटो। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन शिंटो और नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशन और कल्चर में काफी सारे और काफी हद तक सिमिलैरिटी है, जैसे कि प्रकृति और अपने पूर्वजों की पूजा करना। अगर हम जापान और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो दोनों के बीच काफी तरह के कल्चरल, डिवोशनल और ट्रेडिशनल जुड़ाव रहे हैं। जापान में 46% लोग यानी कि लगभग 85 मिलियन लोग बौद्ध को मानने वाले हैं। और हम सबको पता है कि बुद्धिज्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ था। आपको बता दें कि 525 एडी में बुद्धिज्म को जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से लेकर आज तक जापान के बुद्धिस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में बुद्धिस्ट स्थलों को विजिट करने आते हैं और इसके साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ पर रहना भी पसंद किया है। और ये ठीक उसी समय की बात है जब जापान के बच्चे इंडिया के नालंदा और ओंदपुरी जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे। जापान का नॉर्थ ईस्ट के साथ व्यापारिक संबंध भी रहा है। जैसे जापान की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि सोनी, टोयोटा और होंडा ने अपने प्रोडक्शन बेचने के लिए भारत में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं और भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में काफी सहयोग किया है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वहां की मोटर वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी ने, जो भारत की कंपनी मारुति के साथ मिलकर ऑटो प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। और फैक्ट्स की बात तो ये है, ये भारत की सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी भी है। खैर, जापान ने भारत में कई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस भी किया है और इन सब चीजों में किसी भी तरह के टेक्निकल हेल्प की उपलब्धि करवाई है। इनमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है दिल्ली में मेट्रो रेल का निर्माण। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जब भारत दौरे पर आए थे तो उसमें दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। इनमें भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जापान एक्ट, ईस्ट फोरम बनाने और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जापान का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी। इसके कुछ मेन रीजन और भी हैं, जैसे कि जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। चलिए हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थोड़ी सी जियोग्राफी समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक सबसे ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद ये इंडिया से सिर्फ 2% ही कनेक्टेड है। बाकी 98% ये अन्य देशों के साथ कनेक्टेड हैं। ये 6 देश कुछ इस प्रकार हैं: चीन, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश। तो इससे हमें साफ तौर पर पता चलता है कि इससे किसी भी देश को इंडियन पैसिफिक में अपना इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और जापान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला के रूप में डिस्क्राइब किया है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक सॉलिड स्रोतों पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट इस दौरान एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आया है। एक दूसरा अन्य फायदा जापान को जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो जापान तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भला इसमें कैसे पीछे रह सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जापानीज कंपनी के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा कि वो एक नए बिजनेस रेवेन्यू को नॉर्थ ईस्ट रीजन में जनरेट करे। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि जापान जैसे पैसिफिस्ट नेशन को इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है द रेड ड्रैगन चाइना। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चाइना इसकी वजह कैसे बन सकता है, तो आइए हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। चाइना फिलहाल 147 देशों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चला रहा है। ये प्रोजेक्ट BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मल्टी ट्रिलियन प्रोजेक्ट के तहत करा रहा है। चाइना के इस प्रोजेक्ट में इतने सारे कंट्रीज का इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं जापान को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत और जापान मिलकर इस चाइना के ग्रोइंग पावर को दबाना चाहते हैं।
आपको तो ये बात पता ही होगी कि किसी भी देश का कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। दोस्त और दुश्मन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से भी चीजें आगे बढ़ती हैं। खैर, इसके अलावा सेनकाकू आइसलैंड को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि दोनों देशों के बीच का एक बड़ा मुद्दा रहा है। जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया रुख ये है, सेनकाकू आइसलैंड साफ तौर पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर जापान का एक अभिन्न क्षेत्र है, जबकि चाइना इसे अपना बताता आ रहा है। क्योंकि चाइना की रणनीति से हम भली भांति परिचित हैं कि चाइना कैसे और किस रणनीति से दूसरों की जगह पर अपना हक जताता है, और खासकर उस जगह पर जो उसके देश से सटा हुआ हो। ये आइलैंड जापान द्वारा प्रशासित पूर्व चीन ओशन में अनइनहैबिटेड आइलैंड का एक ग्रुप है। वे ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में चीन के पूर्व में स्थित है। आपको बता दें कि इस सेनकाकू आइलैंड के चलते चाइना और जापान के राजनीतिक रिश्तों में अक्सर दरार देखी गई है। जब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में जापान का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी, तो इससे चाइना बिल्कुल बौखला गया था। और तब उस समय जब इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चियुंग से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के ईस्ट पार्ट में चीन के साथ अब भी बॉन्डिंग काफी है। भारत के साथ सीमा के मोर्चे पर चीन का रुख स्पष्ट है। अभी चीन और भारत दोनों इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं। दोस्तों, चाइना का विरोध भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि जब इंडिया अपने ईस्ट राज्यों में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, जिसमें कई सारी योजनाएं शामिल थी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भी प्रोजेक्ट बनाने की योजनाएं, तो इस दौरान चीन को ये उम्मीद थी कि इन योजनाओं में उसे कहीं न कहीं कुछ हद तक भागीदारी मिलेगी। लेकिन डोकलाम और गलवान घाटी का एक विवाद होने के बाद से भारत ने चीन पर भरोसा करना बंद कर दिया था। चाइना स्पेशली ईस्ट के राज्यों में डेवलपमेंट को लेकर तीसरे देश के बीच में आने का विरोध कर रहा है। खैर, ये तो हुई पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बातें। अब राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से हटकर कुछ अन्य पहलू पर भी बात कर लेते हैं। भारत और जापान का जो संबंध रहा है वो हमेशा से ही काफी मजबूत और स्थिर रहा है। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की राजकीय सेना ने सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज को काफी सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के सिद्धांत के अनुसार ये जापान के हित में है कि वो भारत के साथ मधुर संबंध रखे और मिलजुल कर रहे, क्योंकि जापान का चीन के साथ अक्सर ही तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। विशेष रूप से उनके चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि भारत को जापान के साथ रिश्तों को अधिक से अधिक मजबूत करना चाहिए। और पहले भी भारत की ओर से चीन के साथ रिश्तों और वैश्विक पर्सपेक्टिव में जापान को बहुत महत्व दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति ने भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर संबंध बनाने की ओर प्रेरित किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किसी बायलैटरल विदेश यात्रा के लिए सर्वप्रथम जापान को ही चुना। ये दर्शाता है कि भारत और जापान दोनों ही देश एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। एक दोस्त के रूप में जापान ने हमेशा ही साथ दिया है, पर भरोसे की परीक्षा वर्ष 1991 में जापान की ओर से काफी मदद मिली थी, जब जापान उन कुछ प्रमुख देशों में शामिल था जिसमें इंडिया को भुगतान संतुलन संकट से बाहर निकालने में काफी मदद की थी। पिछले कुछ समय में इंडिया जापान की आधिकारिक विकास सहायता यानी कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट्स ओडा शरण का सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा है। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि दिल्ली मेट्रो ODA के उपयोग के माध्यम से जापान सहयोग का सबसे सफल उदाहरण रहा है। इंडो जापानीज रिलेशन की कहानी और इसके नॉर्थ ईस्ट एंगल के बारे में आप कितना जानते थे और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।